डियर स्टूडेंट्स, जब आपका इंट्रोडक्शन क्लास हुआ, पूरा चीज पढ़ाया हुआ है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसमें क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, इस पर हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, सब में दिया जा चुका है क्वेश्चंस। आप उम्मीद है कि आज दिन भर में इसका सॉल्यूशन भी कर लिए होइएगा। आइए हम लोग देखते हैं इस रिवीजन क्लास में जो हमारा ये चल रहा है, ये किस प्रकार से आप इसको सॉल्व किए हैं। लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन होने पर क्या क्या बदल सकता है, क्या क्या बदल सकता है। तो आप तो जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन होने पर वेग बदल सकता है, तरंग लंबाई बदल सकती है, दोनों बदल सकते हैं। तो आपको तो टिक मारना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन होने पर चूंकि वेग भी बदल सकता है, तरंग दैर्घ्य भी बदल सकता है, दोनों बदल सकते हैं। अतः दोनों पर यहां आप दोनों पर टिक मार सकते हैं। और लीजिए, यहां दोनों पर आप टिक मार दिए। जो लोग इस पर मारे हैं कि वेग भी बदल सकता है, तरंग दैर्घ्य भी बदल सकता है, उनका सही है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर। अभी आपको हम तुरंत पिछले वीडियो में बताए हैं, समांगी माध्यम का मतलब है ऑप्टिकल डेंसिटी का समान होना। तो जब माध्यम समांगी है तो प्रकाश अगर हवा से हवा में चल रही है तो अपना सरल रेखा में चल रही है, अपवर्तन होने का कोई प्रश्न नहीं है। अपवर्तन तो तभी होगा जब प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए माध्यमों को कैसा होना चाहिए, तो माध्यम समांगी हुआ तब तो प्रकाश का अपवर्तन सवाल ही नहीं है। तो एक सरल रेखा में चल रही है, चलती रहेगी, क्योंकि प्रकाश का माध्यम बदलना बदलना बदलना, तो बदलना शब्द पर गौर करिएगा। तो बदलने का अर्थ है माध्यम का विसमांगी होना। तो माध्यम जब विसमांगी होगा तभी यह बदल सकता है। अतः आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बी। अब थर्ड क्वेश्चन पर, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन होने पर क्या क्या नहीं बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता है। तो जो लोग 11th में, अभी बहुत लोग, अभी रिजल्ट निकला है 10th क्लास का, यह सोचकर कि अरे कोरोना संकट है, इस बार 11 में नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो लोग गलती करेंगे। क्योंकि ये जो शब्द देख रहे हैं कला, यह शब्द सरल आवर्त गति में 11th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन। कला कहते हैं कंपन करने वाले कंपन की अवस्था को, जो कण कंपन करता है। आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि तरंग का निर्माण होता है कंपन से। तरंग का निर्माण किससे होता है? कंपन से। तो माध्यम में जैसे कोई सोर्स है, ये सोर्स से तरंग चला 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 चला, तो माध्यम का कण कंपन करेगा। तो कंपन करने के क्रम में कण कभी आगे जाता है, चरण 1, फिर बैक आता है चरण 2, फिर बैक जाता है चरण 3, और फिर आगे आता है चरण 4। इस 4 चरण को एक सर्कल पर देखें और स्टार्ट यहां से करें। ये फर्स्ट चरण हुआ, फिर यहां तक आए तो ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। तो कण जैसे जैसे घूमते रहता है तो इसकी स्थिति बदलते रहती है। ये जो कोण बनता है ना, ये कोण थीटा, ये सब जो कोण बनता है अल्फा, यही कोण को कहते हैं कला कोण। तो आवृत्ति तो नहीं ये बदलता है, तो आप जानते हैं आवृत्ति तो नहीं बदलती, क्योंकि आवृत्ति तो तभी बदलेगी जब सोर्स बदलेगा। माध्यम के बदलने से वेग बदलता है, आवृत्ति तो बदलती नहीं है। अब कला, जब आवृत्ति नहीं बदलेगी तो कला, तो ये दोनों जो है प्रकाश का अपवर्तन होने पर
आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति से अटैच चीज है कला, तो कला नहीं बदलती है, अतः इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक, अगर आप टिक मारे हैं तो आप मिला लीजिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा, प्रकाश का अपवर्तन होने पर क्या नहीं बदलता है? अब देखिए सेम क्वेश्चन लग रहा है, प्रकाश का अपवर्तन होने पर क्या नहीं बदलता है? अभी तुरंत आप देखें, तुरंत अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 3 कि आवृत्ति नहीं बदलती है, कला नहीं बदलती है, तो जब आवृत्ति नहीं बदलेगी तो आवर्त काल कहां से बदलेगा? सुनो जनाब, आप तो जानते हैं कि कोई कण एक कंपन करने में जो समय लेता है, एक कोई कण यहां से चला T/4, फिर आ गया T/2, मेरा आधा किलो 3 पाव वाला आपको याद होगा 3T/4, और वापस आ गया तो कैपिटल T, यानी दोलन एक चक्र में पूरा होता है। इसको चक्रण काल, दोलन काल, तो एक दोलन में लगा समय, एक दोलन, अब दोलन की जगह कंपन कर लीजिए, तो एक कंपन में लगा समय, कंपन काल, दोलन काल, आवर्त काल, चक्रण काल, घूर्णन काल, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, इन सभी पदों से जाना जाता है। और टी सेकेंड में जब एक कंपन हुआ, टी सेकेंड में एक कंपन, तो एक सेकेंड में कितना कंपन? तो 1/t कंपन। इसी को आवृत्ति कहते हैं, कंपनांक हर्ट्ज होती है इसकी इकाई। आप पढ़े ये सब क्लास 11 में, इसलिए हम बोलते हैं क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आवृत्ति बदलने की, कला भी नहीं बदली, आवर्तकाल भी नहीं बदला, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। क्या नहीं बदलता है? तो इनमें से सभी नहीं बदलते हैं। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन होने का मूल कारण किसका बदल जाना है? किसका बदल जाना? प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो वेग बदलेगी, प्रकाश का वेग बदलेगा, प्रकाश का वेग बदलेगा। क्लियर? प्रकाश का वेग बदलेगा। कला तो ऐसे भी अपरिवर्तित रहती है, अतः दोनों का कोई, और आप जानते हैं, आपको फिर एक बात होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है सो हम आपको बताते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? तो आपको अभी तुरंत पिछले क्लास में भी बताया कि प्रकाश जा रहा है, मान लीजिए इसको थ्रू आउट हवा मिल रही है, ये चल रहा है, चलते जहां प्रकाश पहुंचा, अब इसको कांच मिल गया, तो ऑप्टिकल डेंसिटी बदल रही है, तो इसका वेग बदल जाएगा। और जो लोग 11th में ट्यूशन पढ़े हैं वो जानते हैं वेग सदिश राशि, वेक्टर है। और सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण, परिमाण बोले तो वैल्यू, और दिशा भी, दिशा। तो अगर वेग बदल रहा है तो दिशा बदल रही, तो प्रकाश मुड़ेगा, क्योंकि वेग घटेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी तो वेग घटेगा। और आपको मेरे क्लास में भी याद होगा कि हम आपको एक उदाहरण दिए थे कि आप एक नल को देखें, नल में आपका पानी आ रहा है, ये मेरा अद्वितीय उदाहरण है, जनरली कहीं नहीं मिलेगा। YouTube देखिएगा, इधर देखिएगा, उधर देखिएगा, ये सब बर्बा सर का अपना एक इन्वेंशन है, अपना एक कॉन्सेप्चुअल इन्वेंशन है कि आप जब इस नल को खोलते हो, ओपन करते हैं, तो पानी पहले धीरे धीरे सीधा गिरता है। जैसे जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं, पानी क्या होता है, बिखरते जाता है नल। तो स्पीड बढ़ने से ये रेत दूर जाती है और स्पीड घटने से नजदीक आती है। और चूंकि वेग में दिशा है, अतः दूर जाना नजदीक आना दिशा को बदलता है।
तो प्रकाश के अपवर्तन होने का मूल कारण, फंडामेंटल काउज जब पूछा जाएगा मूल कारण क्या है, तो आपको हमेशा जवाब देना है वेग, वेग और वेग। वेग का बदल जाना प्रकाश के अपवर्तन होने का मूल कारण है। क्लियर? तो अब ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा समय नहीं देना चाहते। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? पूरा क्लास ही बोलेगा प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, क्योंकि फैलाने का नियम विद्युत अपघटन से जुड़ा हुआ है, एम्पियर का नियम करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। ये सब तो आएगा नहीं, ये सब फ्यूचर में आने वाला है। तो 6 नंबर क्वेश्चन तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं। 7 नंबर, हाँ 1μ2 का क्या अर्थ होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1μ2 का अर्थ समझना है। तो अलग अलग राइटर इसको अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। कुछ राइटर इसको लिखेंगे 1μ2 को 1n2। तो आप घबराइएगा मत, आपको फिर एक बार बता दें, म्यू और एन ये दोनों ही अपवर्तनांक के संकेत हैं। अब 1n2 एनसीईआरटी का किताब लीजिएगा, इसमें ऐसा लिखा है n12, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब लीजिएगा, इसमें ऐसा लिखा है μ12। इसका अर्थ आप समझिए, μ12 n12 1n2 इत्यादि का अर्थ है सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष। 1μ2 का अर्थ है द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। यहां पर आपको एक सुधार करना होगा। आप तो जानते हैं कि वर्मा सर का तो नेचर है कि आप को कुछ न कुछ तो उनके जो भी दिए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं, उसको जब तक लड़का अटेंटिवली क्लास नहीं करेगा तो उल्टा जो रट्टा माल लड़का है उसको तो दिक्कत होगी। 1μ2 का अर्थ होता है, आप इसको करेक्ट करिए, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। 1μ2 का अर्थ होता है, μ12 का अर्थ होता है μ2 बटे μ1, यानी द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। n12 का भी अर्थ होता है n2 बटे n1, n2 बटे n1। क्लियर? और इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं 1n2। कुछ किताब में ऐसा भी लिखता है 1n2, कुछ किताब ऐसा भी लिखता है 1μ2। तो हमको ये समझना है कि ये चीज लिखा हो, ये चीज लिखा हो, जो अपर लेवल में है वो नीचे आएगा, यहाँ हर में आएगा, और जो लोअर लेयर में है वो अंश में आएगा। और 1μ2 का अर्थ होता है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसको तो हम लोग बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आपको जो भी हम आपको सेंड किए हैं, हम आपको बता रहे हैं कि वह वहाँ सेंड किया हुआ चीज में ये एक छोटा सा मिस्टेक है, और हम इसके लिए सॉरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम एक ट्यूटर हैं और हमारा काम है कि हम कुछ ऐसी बातें करें कि लड़का हमसे मिले, इंटरेक्ट हो, और वो आके हमसे पूछे कि सर आप ऐसा लिखे हैं, किताब ऐसा लिखता है, तो हम उसको जवाब दे सकें। इसलिए अब फिर एक बार आपको अपील करेंगे, आप हमारा वीडियोस देखें जरूर,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम जान सके कि कहाँ पर हमने जो काम किया है उसको बच्चा कहाँ तक देख रहा है और समझ रहा है। अब देखिए, वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? वेग के पदों में तो आप हमेशा जानिए कि C नॉट जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं C नॉट, तो C नॉट का अर्थ होता है कि निर्वात में वेलोसिटी C नॉट, और CM का अर्थ है, M को समझिए, M फॉर मीडियम। तो जो लोग क्लास नहीं करेंगे तो ऐसे रखेंगे C0/CM, लेकिन जो क्लास करेंगे वो समझेंगे ये N ऑफ M और म्यू ऑफ M। अब ये M क्या है? M कोई मीडियम। अगर यहाँ एयर हो, A लिखिए, ये हो जाएगा C0/CA। अगर यहाँ ग्लास हो तो G लिखिए, ग्लास का पहला अक्षर C0/CG। M के जगह म्यू लिखना हो, म्यू लिखिए, वाटर का लिखिए C0/CW। म्यू लिखिए, किसका लिखिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, तो C0/CO2। किसमें? आपका जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको यहाँ सफिक्स में लिखिए, तो जाहिर है कि म्यू m बराबर क्या होगा? C0/CM। क्लियर? यहाँ एक चीज ये भी बता दें कि जब ये दो वेग का अनुपात है तो मीटर पर सेकंड बाई मीटर पर सेकंड, और ये दोनों राशियां कैंसिल हो गई, तो एक वर्ड बोल रहे हैं, एक सेंटेंस बोल रहे हैं, इसको समझिए और सीखिए। आनुपातिक राशियों की न तो इकाई होती है न विमा होती है। आनुपातिक राशियां वैसी राशियों को कहते हैं जिसके अंश और हर समान विमाओं वाले, समान इकाइयों वाले होते हैं। यह वेगों का अनुपात है। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। दो माध्यमों के वेगों के अनुपात को क्या कहते हैं? ए निरपेक्ष अपवर्तनांक, बी आपेक्षिक अपवर्तनांक, सी दोनों कोई नहीं, तो आपेक्षिक शब्द लिखिएगा, क्योंकि दो माध्यमों बोला, और दो माध्यमों का अर्थ है कि हम कोई दो माध्यम ले सकते हैं, तो जब भी हम निकालेंगे तो आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे। अतः क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया? म्यू m। अब हम लोग चले 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्नेल के नियमानुसार कौन सा सूत्र सही है? अब स्नेल के नियमानुसार अगर चलिएगा तो जो फंडामेंटल सूत्र है वो फंडामेंटल सूत्र ऐसा कुछ होता है। फंडामेंटल सूत्र होता है म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। फंडामेंटल सूत्र म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। ये जो म्यू है ये रफ है, ये रफ है, ये सूत्र भी कहलाता है रफ फार्मूला, मदर फार्मूला। लेकिन म्यू क्या चीज है? अपवर्तमान, और ये हमेशा तुलना से निकाला जाता है। म्यू अगर लिख रहे हैं तो नॉट यहां छुपा हुआ है, वैक्यूम यहां छुपा हुआ है और यहां मीडियम है। और अभी तुरंत आप पढ़े हैं इसका अर्थ म्यू m बाई म्यू नॉट। लेकिन आप निर्वात के सापेक्ष अगर किसी मीडियम का निकालेंगे तो वो एक पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर केस। आर्बिट्ररी केस मतलब किसी माध्यम का किसी माध्यम के सापेक्ष निकालिए, तब तो फर्स्ट और सेकंड दो माध्यम चुनिए, तो सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक μ2 चुनिए और फर्स्ट माध्यम का μ1 चुनिए, और ये फार्मूला तब हो गया μ2 बाई μ1 बराबर साइन आई बाई साइन आर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो μ1 साइन आई बाई μ2 साइन आर। ऐसा सूत्र है क्या इसमें? तो हाँ है, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर बाय। अच्छा, अभी तुरंत यह भी फार्मूला है कि μ2 बराबर C0/C2
और μ1 बराबर C0/C1। अगर आप भाग दे दीजिए तो μ2 बाई μ1 बराबर ये C0 कट जाएगा 1/C2 भाग 1/C1। एकदम बच्चा की तरह कर रहे हैं। 1/C2 गुना C1/1 बराबर C1/C2। तो μ2 बाई μ1 बराबर C1/C2, ये भी सही है। ठीक है, अब अगर ए म्यू जी की चर्चा करें तो ए म्यू जी बराबर म्यू जी बटे म्यू ए, अभी तुरंत पढ़े पिछला क्वेश्चन में। और जी म्यू ए बराबर म्यू ए बटे म्यू जी। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो ए म्यू जी गुना जी म्यू ए बराबर होगा म्यू जी बटे म्यू ए गुना म्यू ए बटे म्यू जी। ये कर से क्लास में जब हम क्लास भी कर रहे थे तो आपको बताए थे कि ये ऊपर नीचे हो, इससे ये कट जाता है और तब ये कट कर क्या बच जाता है, कुछ नहीं हाँ कुछ नहीं हाँ, तो नॉट म्यू नॉट, तो समांगी माध्यम हो गया। इसका अपवर्तनांक क्या होगा, एक मुड़ेगा नहीं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अतः इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर होगा डी। स्नेल के नियमानुसार कौन सा सूत्र सही है, ये या ये, तो सब सही है। और याद रखिएगा फ्यूचर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए कि C1/C2 तो वेग जिस रेशियो में है म्यू उसका उल्टा रेशियो में होता है। क्लियर। और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन जो हम अभी तुरंत पिछले क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, और जो लोग क्लास कर रहे हैं डी जो कि m डैश n डैश के बराबर है, ये जो डी है ये m डैश n डैश के बराबर है, और ये होता है t sin i1 माइनस r1 बटे cos r1। यहाँ पर आपका i के जगह i1 होगा, r के जगह यहाँ आप डेल्टा भी चुन सकते हैं। और आपको बता दें कि आप ये I1 माइनस R1 जो है ये डेल्टा भी होता है। तो एक इसका और सूत्र आता है D बराबर T साइन डेल्टा बाई कॉस R1। ये सूत्र अगर रहता तो हम इसमें देखते मिलता, मेरा नोट देखिएगा उसमें ऐसा भी सूत्र है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्लियर। और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह के क्लास में। और इस बार हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। बेहतर होगा कि जिस समय आप क्लास में देखें या हमारा वीडियो देखें अपलोड किया हुआ, तो एक कापी कलम साथ में रखें, और जो हम काम यहाँ बोर्ड पर करते हैं उसको आप घर में करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और फिर रिक्वेस्ट कि आप तमाम लड़के हमारे नेटवर्क में नए शामिल हुए हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इंडिया में अधिक से अधिक आदमी इसको देखें और लाभ उठाएं।